अब ये क्या चीज है? बिजोलिया, हेडिंग डालो बिजोलिया अभिलेख, पढ़ेंगे अपने। अब इधर थोड़ा ध्यान से देखना ना, 1170 ईस्वी का अभिलेख है। बिजोलिया भीलवाड़ा के अंदर जगह पड़ती है। कौन से ईस्वी का अभिलेख है? 1170 ईस्वी का। कौन से चौहान राजा के समय लगाया गया? सोमेश्वर। कौन से चौहान राजा के? सोमेश्वर, है ना। ये सवाल पूछा हुआ, बिजोलिया अभिलेख कौन से चौहान राजा के समय लगाया गया था? कौन से? अब इधर देखना। ये बिजोलिया में एक मंदिर है, पार्श्वनाथ। कौन सा मंदिर है? उस मंदिर में लगा हुआ। तो कोई पूछ ले बिजोलिया अभिलेख कौन से मंदिर में लगा हुआ है? पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ नाम से बताओ दे किसका मंदिर रहा होगा? जैनों का। तो किसने लगवाया? तो जैन ही लगवाएंगे। तो एक जैन है, दिगंबर है वो। जैनों में दो ब्रांच होती है, दिगंबर और श्वेतांबर। वो दिगंबर जैन और उसका नाम है लोलाक। क्या नाम है उनका? तो कोई पूछे कि बिजोलिया अभिलेख कौन से मंदिर में लगा हुआ है? कौन से मंदिर में? किसने लगवाया? दिगंबर जैन लोलाक। इन्होंने वहां पर कोई एक कुंड बनवाया। क्या बनवाया? पानी का टैंक बनवाया। कुछ भी बनवाते उनके बाहर अभिलेख लगवाते, तो बाहर वो अभिलेख लगा दिया गया। क्योंकि चौहानों के शासन काल में लगाया गया, इसलिए थोड़ी जानकारियां चौहानों की है। जैनों ने लगवाया, इसलिए थोड़ी जानकारियां किसकी है? जैनों की। बिजोलिया में लगा, इसलिए थोड़ी जानकारियां बिजोलिया के आसपास की। तो खूब सारी जानकारियां इस अभिलेख में। तो बिजोलिया अभिलेख कब का है? कौन से मंदिर में? किसने लगवाया? अब देखो इधर तीन बातें देखते हैं अपन। इसकी जो रचना करने वाले थे, जो इसके रचयिता थे, उनका नाम था गुणभद्र। क्या नाम था? गुणभद्र। इसका जो लेखक है उसका नाम है केशव। क्या नाम है? केशव। इसका जो उत्कीर्णक है उसका नाम है गोविंद। क्या नाम है? मैं अभी अर्थ बताऊंगा इनके क्या क्या होते हैं, एक बार अपने इतना देखो। इसका रचयिता कौन है? कौन है? गुणभद्र। इसका लेखक कौन है? इसका उत्कीर्णक कौन है? सिंपल। आपके पास नोट्स है? मैं इनका रचनाकार हूं। मैं क्या हूं इनका? तुम इनके लेखक हो। बोल मैं रहा हूं, दिमाग में तो मेरे, लिख तुम रहे हो, तो मैं इनका क्या हूं? रचयिता। तुम इनके क्या हो? तुम घर जाओ और तुम्हारा छोटा भाई जो कुछ लिखा हुआ है इसको दीवार पे खोद दे, वो उत्कीर्णक है। उत्कीर्ण का मतलब होता है खोदना। उत्कीर्ण का मतलब उस अभिलेख पे जो कुछ लिखा हुआ है वो दिमाग में किसके है? गुणभद्र। कागज पे लिख कौन रहा होगा? केशव। उस बाटे पे कौन खोद रहा है? आई बात समझो। और मैं सिंपल सा उदाहरण देता हूं। नॉर्मली पूछा जाता है कि महाभारत की रचना किसने की? हम कहते हैं वेद व्यास। किसने की? पूछे महाभारत लिखी किसने? गणेश जी। किसने लिखी? इसका मतलब गणेश जी महाराज की राइटिंग अच्छी है। वेद व्यास जी ने कहा होगा गणेश भाई बैठ, मैं बोल रहा हूं और तू, इसलिए जिनकी राइटिंग खराब है बुधवार का व्रत रखें। गणेश जी महाराज का दिन कौन सा? बुधवार। सबसे अच्छी राइटिंग किसकी? तो गणेश जी को राजी करना हो तो कौन सा व्रत किया जाए? बुधवार का व्रत किया जाए। तो महाभारत की रचना किसने की? लिखी किसने? आपके नोट्स की रचना किसने की? लिखे किसने? आपका भाई खोद दे तो वो क्या हो जाए? बिजोलिया अभिलेख का रचनाकार, लेखक, उत्कीर्ण कौन है? ये सब करवा कौन रहा है? दिगंबर जैन लोलाक। पैसे कौन दे रहा है इसके लिए? दिगंबर जैन। कौन से मंदिर में? किस साल? कौन से राजा के शासनकाल में? कौन से राजा के? देखो, दिगंबर जैन लोलाक ने पार्श्वनाथ मंदिर में यह अभिलेख लगवाया था। दिगंबर जैन लोलाक इंस्टॉल्ड दिस इंस्क्रिप्शन इन पार्श्वनाथ टेम्पल। दिगंबर जैन लोलाक ने पार्श्वनाथ मंदिर में यह अभिलेख लगवाया था। दिगंबर जैन लोलाक इंस्टॉल्ड दिस इंस्क्रिप्शन इन पार्श्वनाथ टेम्पल। अब तीन लिख लो। रचयिता, इंग्लिश में लिखना कंपोजर, कंपोज करने वाला बंदा ना, कंपोजर। रचयिता या रचनाकार लिख लो। रचयिता गुणभद्र, लेखक राइटर केशव, उत्कीर्णक एनग्रेवर गोविंद।
कंपोजर कौन है? गुणभद्र। राइटर कौन है? केशव। एनग्रेवर कौन है? लगवाया किसने था? दिगंबर जैन लोला। कहां लगवाया था? पार्श्वनाथ मंदिर, जो कि कहां पर है? बिजोलिया। जो कि किसके शासनकाल में लगाया गया? जो कि कब लगाया गया? सारी बात याद हो जाएगी। अब लिखो, इस अभिलेख से निम्नलिखित जानकारियां प्राप्त होती है। दिस इंस्क्रिप्शन प्रोवाइड्स अबव इंफॉर्मेशंस या फॉलोइंग इंफॉर्मेशंस। इस अभिलेख से निम्नलिखित जानकारियां प्राप्त होती है। दिस इंस्क्रिप्शन प्रोवाइड्स फॉलोइंग इंफॉर्मेशंस या अबव इंफॉर्मेशंस। डैश लगा देना, नीचे डॉट 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 लगा के अपने अलग अलग लिख लेंगे। एक जानकारी तो यही है जो हम कल पढ़ रहे थे कि चौहान वत्स गोत्रीय ब्राह्मण है। बताया था चौहानों को ब्राह्मण बताने वाला अभिलेख कौन सा है? तो कौन सा है? तो लिखो, पहला पॉइंट लगा के लिखो, चौहान वत्स गोत्रीय ब्राह्मण है। चौहान सार ब्राह्मण और वत्स गोत्र। चौहान वत्स गोत्रीय ब्राह्मण है। चौहान सार ब्राह्मण और वत्स गोत्र। तो चौहानों को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण कौन सा अभिलेख बताता है? दूसरा पॉइंट लिखो, वासुदेव ने सांबर झील का निर्माण करवाया था। लिखवा चुका हूं मैं, वापस लिख लो, कोई नहीं। वासुदेव ने सांबर झील का निर्माण करवाया था। वासुदेव बिल्ट लेक सांबर। वासुदेव कौन था? पढ़ चुके हम, चौहान राजा। वासुदेव ने सांबर झील का निर्माण करवाया था। वासुदेव बिल्ट लेक सांबर। अगला लिखो, विग्रहराज चतुर्थ ने दिल्ली पर अधिकार किया था। विग्रहराज फोर्थ कैप्चर्ड दिल्ली। कल बताया था दिल्ली के तोमरों को हराया। तो ये जानकारी भी हमें कौन सा अभिलेख देता है? बिजोली। विग्रहराज चतुर्थ ने दिल्ली पर अधिकार किया था। विग्रहराज फोर्थ कैप्चर्ड दिल्ली। कौन से राजा के टाइम का है? सोमेश्वर। तो इस अभिलेख में लिखा हुआ है सोमेश्वर ने गांव को एक मंदिर दान में दिया था। मंदिर को एक गांव दान में दिया था। गांव का नाम था रेवणा। क्या नाम था? है ना, मंदिरों को गांव दान में दे देते। गांव दान में देने का मतलब है आज के बाद इस गांव से जितना भी रेवेन्यू आएगा वो राजा नहीं लेगा। कौन लेगा? मंदिर के लिए खर्चा चाहिए, पुजारी जी के लिए चाहिए, पूजा के लिए चाहिए, कोई भोग लगाने के लिए चाहिए, वो सारे रुपए यहाँ रेवेन्यू से ले लेना। कौन से गांव का रेवेन्यू? किसने दिया? कौन से मंदिर को? सोमेश्वर ने पार्श्वनाथ मंदिर को रेवणा नामक गांव दान में दिया था। सोमेश्वर डोनेटेड विलेज नेम्ड रेवणा टू पार्श्वनाथ टेम्पल। सोमेश्वर ने पार्श्वनाथ मंदिर को रेवणा नामक गांव दान में दिया था। सोमेश्वर डोनेटेड विलेज नेम्ड रेवणा टू पार्श्वनाथ टेम्पल। सोमेश्वर की एक उपाधि दी हुई है इसमें, प्रताप लंकेश्वर। क्या उपाधि दी हुई है? तो सोमेश्वर की उपाधि क्या है? प्रताप लंकेश्वर। कौन से अभिलेख के अनुसार? लिख लो, इसी में अगला पॉइंट लिख लो, प्रताप सोमेश्वर की उपाधि बराबर प्रताप लंकेश्वर। टाइटल ऑफ सोमेश्वर प्रताप लंकेश्वर। इससे भी काम की बात बताता हूं, देखो क्वेश्चन आने वाला सा। मैंने ऊपर बताया कि पार्श्वनाथ मंदिर को एक गांव दान में दिया था। गांव का नाम क्या बताया? रेवण। मैंने अभी बताया आपको कि मंदिरों को गांव दान में देते थे, है ना, सब जगह आपको। मतलब अभी भी है ना, आपको गांव के अंदर अपना जो पुराने मंदिर बने हुए, पुराने मंदिर बने, उनके आसपास की जमीन खाली है। कोई पूछ लेगी ये जमीन के मिंदर की है, ये जमीन क्या है? किसी ने तो दी होगी, सेठ ने दी होगी, किसी बड़े चौधरी ने दी होगी, किसी सामंत ने दी होगी, किसी राजा ने दी होगी, किसी ने तो गांव को जमीन, मंदिर को जमीन दान में दी होगी। ऐसी जमीनें जो मंदिर को दान में दी जाती थी, उन जमीनों को बोलते डोली। क्या बोलते? क्या बोलते? है ना, तो हिंदी में लिखने को हम डोहली लिख देते हैं इसको। बाकी एग्जैक्टली आपने राजस्थानी में क्या होता है? होता क्या है, राजस्थानी में है नहीं बोलते। यदि किन्हीं बीच में है आता तो उस है को खा जाते हैं। लिखते टाइम भी है लिखते नहीं है, ये एफट्रोपी लगा देते हैं, ऊपर एक कोमा लगा के छोड़ दे। जैसे मैंने कभी पहले ही बताया होगा आपको कि हम कभी नहीं बोलते मेहंदी, है ना। आप कभी सुना मम्मी ने आपको आज मैंने हाथों में मेहंदी लगाई है? मेहंदी क्या बोलते हैं?
आप कभी नहीं सुनेंगे मम्मी से कि मम्मी ने कहा कि वह पीहर जाएगी, पीर है खा जाते हैं। मैंने एक दिन आपको पहले बताया था कि हम कभी नहीं बोलते कि पहला, पहला, पहलो, दूसरो बोलते हैं अपने, है ना। आप कभी नहीं कहते कि पापा शहर गए हैं, शेर, तो शेर, मेहंदी, पीर, वैसे वैसे क्या हो गया, डोली। पर हिंदी में लिखते हैं आजकल, तब अपने क्या लिख लेते हैं। तो मंदिरों को जो गांव दान में दिए जाते हैं उनको क्या बोलते हैं, या मंदिरों का भूमि अनुदान, मंदिरों का लैंड ग्रांट क्या कहलाता है। आपको सिंपल क्वेश्चन पूछेगा, अभिलेख भूल जाइए, सिंपल पूछे मंदिरों को दान में दी जाने वाली भूमि क्या कहलाती थी। या कोई पूछेगा डोहली क्या होता है, एक प्रकार का कर, मंदिर को दी जाने वाली भूमि, ग्रासिया महिला के नाक का एक आभूषण, भीलों का करने का खेती का तरीका क्या है। लिखो अगला पॉइंट लिखो, मंदिरों के भूमि अनुदान डोहली कहलाते हैं। लैंड ग्रांट ऑफ टेम्पल्स इज नोन एज डोहली। मंदिरों के भूमि अनुदान डोहली कहलाते हैं। हाँ, क्या मतलब हुआ, लंकेश्वर मतलब उसके समान प्रतापी। लिखो क्या लिखा है, मंदिरों के भूमि अनुदान डोहली कहलाते हैं। लैंड ग्रांट ऑफ टेम्पल्स, लैंड ग्रांट ऑफ टेम्पल इज नोन एज डोहली। ये याद रखना ना, ये क्वेश्चन अच्छा है, पूछा जाने वाला है। इसके अंदर एक तो जैनों के मंदिरों की जानकारी है, एक शिव जी के मंदिरों की जानकारी है। तो कौन कौन से तीर्थों की जानकारी है, जैन और शिव, कौन कौन से, जैन और शैव तीर्थों की जानकारी मिलती है इसके अंदर। लिख लो अगला लिखो, यह अभिलेख जैन तथा शैव तीर्थों की जानकारी देता है। इसी में अगला पॉइंट लिखो, दिस इंस्क्रिप्शन प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट जैन एंड शैव पिलग्रिम्स। यह अभिलेख जैन तथा शैव तीर्थों की जानकारी देता है। दिस इंस्क्रिप्शन प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट जैन एंड शैव पिलग्रिम्स। अब वापस सुनो, जैनों के मंदिर में तो जैनों की जानकारी है, चौहान शिव जी के भक्त हैं। चौहान किसके भक्त हैं, आत्म प्रभा 1000 दीपक जलाकर पृथ्वीराज शकी ने मेनाल में सुहेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया। सोमेश्वर ने अजमेर में वैद्यनाथ मंदिर का निर्माण करवाया। ज्यादातर शिव जी के भक्त निकल रहे हैं, तो शिव जी वाले मंदिर है। जैनों का मंदिर है, इसलिए किसकी जानकारी है, कब का अभिलेख है। तो इसमें 1170 में राजस्थान के नगरों के क्या क्या नाम थे वो जानकारी मिलती है। लिखो, यह अभिलेख राजस्थान के प्राचीन नगरों की जानकारी देता है। दिस इंस्क्रिप्शन प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट एंशिएंट टाउन्स ऑफ राजस्थान। यह अभिलेख राजस्थान के प्राचीन नगरों की जानकारी देता है। दिस इंस्क्रिप्शन प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट एंशिएंट टाउन्स ऑफ राजस्थान। राजस्थान के प्राचीन नगरों की जानकारी देता है। एंशिएंट टाउन्स ऑफ राजस्थान। अब मैं कुछ टाउन के नाम लिख रहा हूं, आप उतार लीजिए, फिर अपने पढ़ेंगे ऐसा कौन सा टाउन है। एक बार केवल नाम नाम लिखिए, पर आगे जगह छोड़ देना आप, है ना, उनके सबके। मेरे इधर नीचे जगह नहीं बची इसलिए लिख रहा हूं, आप नीचे लिखना, वरना आगे आपको वो जगह नहीं मिलेगी, कहां लिखोगे। इनके वास्तव में नाम लिखेंगे हम आगे, अब आजकल इनको क्या बोलते हैं अपने।
उतार लिया। बताऊं अभी इनको क्या क्या कहते हैं, एक एक काल लिखना है ना। पहला नाम क्या लिखा हुआ है, मतलब बिजोलिया। बिजोलिया का उस टाइम का नाम क्या रहा होगा, विजयावल्ली। लिख लो विजयावल्ली के आगे लिख लो बिजोलिया। बिजोलिया भी हम पढ़ रहे थे भीलवाड़ा में, ये बात कर रहे थे भीलवाड़ा। ये भीलवाड़ा से लेके चित्तौड़गढ़ के बीच एक पठार है, उसको आजकल बोलते हैं अपने ऊपरमाल का पठार। क्या बोलते हैं, तो उस इलाके का नाम क्या रहा होगा, ऊपरमाल। उस ऊपरमाल को इसमें क्या लिखा हुआ है, उत्तमाद्रि, तो आगे लिख लो ऊपरमाल। सांगा की छतरी कहां पर है, उसको उस टाइम मंडलकर बोला है इन्होंने, लिख लो मंडलगढ़। हरित ऋषि कहां रहते थे, नागदा। कहां रहते, उसको नागहरिद कहा है इन्होंने, नागदा। अही छत्रपुर आपको बताइए, कल परसों हमने पूरी बात ही की इस पे, नागौर। चौहानों ने सबसे पहले अपने राज्य की स्थापना कहां की, सांबर। सांबर में शाकंभरी माता का मंदिर है, इसलिए शाकंभरी, सांबर को क्या कह दिया, शाकंभरी। लिख लो सांबर। अगला कौन सा है, दिल्ली का, दिल्ली। दिल्ली, ये दिल्ली नहीं थी पहले, दिल्ली थी, दिल्ली। पहले दिल्ली का थी, दिल्ली का से दिल्ली भी, दिल्ली से क्या हो गई, दिल्ली। तो अब इसको दिल्ली मत बोला करो, क्या कहा करो, दिल्ली का। क्या नाम था, विगराज चतुर्थ ने दिल्ली का के तोमरों को हरा कर उनको अपना सामंत बना लिया था। तो दिल्ली का, दिल्ली का मतलब क्या हो गया, दिल्ली। अगला क्या लिखा हुआ है, नडुल, नडोल। नाडोल पढ़ रहे हैं हमने, वागपति राज के पुत्र लक्ष्मण राज ने नाडोल में चौहान राज्य की स्थापना की। नाडोल को क्या कहा इन्होंने, नडुल। अगला क्या है, जाबालीपुर, जालोर, जालोर। हम आगे पढ़ेंगे, यहाँ पे एक ऋषि रहते थे, उनका नाम था जाबाली। क्या नाम था, जाबाली ऋषि की वजह से नाम क्या पड़ गया, जाबाली। अगला क्या है, मतलब भीनमाल। जालोर में एक और जगह पड़ती है भीनमाल, भीनमाल। हो गए सारे, वापस बताओ, बिजोलिया को विजयावल्ली, उत्तमाद्री, और मंडलकर, नागहरिद, सकंबरी, दिल्ली का, और आपका ये नडुल, जाबालीपुर, श्रीमाल, है ना, अही छत्रपुर। मैं वापस उसी बात पर आऊंगा जो मैं परसों कर रहा था। कहने को हम ये कहते हैं कि इनके प्राचीन नाम है, मुझे लगता है प्राचीन है, स्टाइलिश नाम है। लिखने में इनका प्रयोग करते होंगे, बोलने में बहुत, है ना। मैं इसका एक और बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूं, देखो सुनना इधर आप दिमाग लगाएंगे थोड़ा सा काम आएगा आपके। एक नाम लिखा है मैंने, क्या लिखा, मैं इसको यदि तोड़ दूं, उत्तम प्लस अद्रि, उत्तम, वह उत्तम है तो वो क्या है, उच्च, ऊपर है। अद्रि का मतलब था पहाड़, अद्रि का मतलब ऐसा पहाड़ जिसमें हिम जम गई हो, हिमाद्री। ऐसा पहाड़ जिसमें हिम जम गई हो, क्या है। आगे ज्योग्राफी पढ़ेंगे, आप पढ़ेंगे साउथ इंडिया में पूरी रेंज है सह्याद्री। साउथ इंडिया में पहाड़ों की पूरी रेंज है, उसका नाम क्या है, सह्याद्री। तो अद्रि का मतलब क्या हो गया, पहाड़। राजस्थान की लोकल भाषा में पहाड़ को बोलते हैं माड़। क्या बोलते हैं, माड़, माड़ बोलते हैं लोकल भाषा में। अब वो ये शब्द होता नहीं, इसलिए हिंदी वाले अपने इसको क्या लिख लेते हैं। अब इसको आप पहाड़ को भूल जाइए, उत्तम को, अद्री को जोड़िए, क्या हो गया, ऊपर। पहाड़ को क्या बोलते हैं, माड़। अभी भी पाली से उदयपुर तक वाला इलाका है, इसमें यदि किसी का घर पहाड़ पे बना हुआ है और आप उसको पूछ लो कहां रहते हो, माड़ रमा, कहां रहते हैं, माड़। इसलिए अभी भी जो ऊपर सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर पे कमरे, आपने कहते हैं माड़ियो, क्या कहते हैं, माड़िया कहते हैं ना, कि भाई अपने जैसे ग्राउंड फ्लोर पे, इसके ऊपर यदि अपने बैठे होते ऊपर किसी कमरे में, जैसे उस बिल्डिंग में अपने ऊपर बैठते थे, इसका मतलब अपने माड़िए में रहते हैं, क्या रहते हैं, ऊपर, है ना। इसलिए इवन गांव में तो यहां तक की यदि कोई मूर्ख होता है तो कहते हैं इसको माड़ियो खाली है, दिमाग से पैदल है ना, ऊपर वाले भाग में कुछ ही नहीं है, माड़ियो खाली है, ये नहीं कहते पैर खाली है। माड़िया, माड़िया मतलब ऊपर वाला, तो माड़, माड़ का मतलब क्या हुआ, पहाड़, क्या हुआ। तो वो बोलचाल की भाषा में ऊपर माल बोलते होंगे, पर लिखते समय उन्होंने कहा ऊपर थोड़ी होता है, उत्तम होता है। माल क्यों लिखूं, मैं क्या लिखूं इसको। इसी अभिलेख में इसी का एक नाम और लिखा हुआ है,
क्या लिखा हुआ? शिखर का मतलब भी पहाड़। उनको पर्यायवाची आते थे, उनको न केवल आते थे बल्कि उनका प्रयोग भी, बस इतना सा। उसी को उन्होंने उत्तमाद्री कहा है, उसी को उन्होंने उपरमाल कहा है, उसी को उन्होंने क्या कहा? उत्तम। तो जब हम ये लिखते हैं, सब किताबों में ये लिखा हुआ है कि राजस्थान के प्राचीन नगरों की जानकारी मिलती है, इवन आरपीसी तक यही पूछती है प्राचीन नगरों की जानकारी। पर मेरा इस पर गंभीर ऑब्जेक्शन है, ये प्राचीन नहीं है, ये स्टाइलिश नाम है। उन लोगों के बोलने का नाम अलग रहे होंगे, लिखने के नाम, इसलिए उन नागौर को वो जानते थे, नागों की धरती है, नागौर है, क्यों ना इसको अही लिखा जाए। इन लिखा अही छत्रपुर, उसी को अही छत्रपुर कर दिया, बस इतना सा फर्क, और कोई फर्क है? धीरे धीरे चूंकि वो भाषाएं मिट गई, संस्कृत हम में से किसको आती है? ले दे के 10 तक पढ़ती, पठन पठन किया था हमने, उसके पहले और उसके बाद में हमारा संस्कृत से सीधा सीधा कोई लेना देना, तो हम ये सब भी भूल गए। तो इसलिए अब अपने को लगता है नागौर को अहिछत्रपुर क्यों कहते होंगे? हम कहते हैं ये उसका प्राचीन नाम था ना, ये उसका थोड़ा संस्कृत नाम है ना, ये उसका थोड़ा अच्छी भाषा का नाम है। लोगों के बोलचाल के नाम अलग होते हैं, लिखने के नाम क्या होते हैं, बस इतना सा किया। तो अभिलेख जब लिख रहे थे तो उसने कहा थोड़ा अच्छे शब्दों का इस्तेमाल करूं अपने भी। अब बार बार आपको जो भी कोई टॉपर आएगा वो कहेगा आप राइटिंग प्रैक्टिस करो, थोड़े अच्छे शब्दों का इस्तेमाल कीजिए, उससे इंप्रेशन पड़ता है अगले पे। तो ये इंप्रेशन ही थे, पढ़ते थे हम, एक तो अगला सीधा ही लिख देता ऊपर माड़ पे ये, एक लिखता उत्तमाद्री, लगता है अरे यार क्या नाम लिखता है, उत्तमाद्री लिखा है। अद्री का मतलब, अद्री का मतलब, तो आगे जब ज्योग्राफी में पढ़ेंगे आप सह्याद्री, हिमाद्री, तो आपको उत्तमाद्री याद आना चाहिए कि साहब हमारे भी अद्री है, और हमारे वाली अद्री कौन सी है? उपरमाल है। कौन सा है? उपरमाल। याद रहेगी बात? चलो, तो ये तो क्या हो गया, प्राचीन नाम का दो या उस समय के नाम का दो अपने, और या अपने प्राचीन इस स्वरूप में आप कह सकते हो कि आज तो नहीं चलते ना, उस टाइम चल रहे होंगे, तो आज के हिसाब से तो उस टाइम बोले क्या हो गए, प्राचीन। और लिखो, देखो इस अभिलेख से प्रशासनिक विभाजन की जानकारी मिलती है। दिस इंस्क्रिप्शन प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन। इस अभिलेख से प्रशासनिक विभाजन की जानकारी मिलती है। दिस इंस्क्रिप्शन प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन। इस अभिलेख से एक बार देखना बोर्ड पे, फिर अपने एक साथ लिखेंगे और समझेंगे। क्या लिखा है बताओ? देश पत्तनपुर पल्ली ग्राम। दोबारा बोलो, लिखो एक बार, उतारो, ऐसे कैसे उतारो, फिर मैं समझाता हूं ये क्या है। उतार लिया? इसको छोड़िए आप। भारत क्या है आपका? राजस्थान क्या है आपका? जयपुर क्या है आपका? चाकसू में रह रहे होते तो वो अपनी क्या होती? उसके किसी छोटे गांव में रह रहे होते तो वो अपना क्या होता? आज भी तो यही है। आपका देश भारत है, फिर आपका राज्य है, फिर आपका जिला है, फिर आपका तहसील है, फिर आपका देश, राज्य, जिला, कोई प्रशासनिक विभाजन है, नाम अलग है। इन्होंने नाम क्या दिए? देश पत्तनपुर पल्ली ग्राम। कौन कौन से गांव होंगे? गांव थोड़े ज्यादा हो जाएंगे तब, पल्लियां जब और हो जाएगी, पुर जब और हो जाएंगे, पत्तन जब और हो जाएंगे। आज भी कभी नोटिस करना अपने राजस्थान में कुछ शहरों के नाम, मैं एक शहर का नाम बोलता हूं केसोराय पाटन, बूंदी में एक शहर है केसोरा, वो केसोराय पत्तन है। पत्तन 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 करते 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 झालरा पाटन, वो झालरा पत्तन है। क्या है? हमने पढ़ा पाटन का युद्ध, पत्तन का युद्ध। किसका युद्ध? साउथ इंडिया वाले इसी को कहते थे विशाखापत्तनम, बोलते पत्तन। जो बड़े नगर हुआ करते उनको बोलते पत्तन। क्या बोलते?
नगर छोटे होंगे कि बड़े होंगे? अभी भी तो नाम जयपुर, उदयपुर, जोधपुर पुर है ना। पल्ली, मैं आगे पढ़ाऊंगा आपको कि भील आज भी अपने गांव को बोलते हैं पल्ली। भीलों के गांव आज भी पल्ली या पाल कहलाते हैं। पल्ली कह दो या क्या कहते हैं उनको? तो पाल थोड़ा और हो गया सही, पहले उसको क्या बोलते होंगे? गांव। थोड़ा बड़ा गांव हो जाए पल्ली, थोड़ी खूब सारी पल्लियां हो जाए पुर, खूब सारे पुर हो जाए पतन, सारे पतन जोड़ दो। तो बोलो प्रशासनिक विभाजन बोलो। देश पतन पुर, क्या क्या बताओ? कोई आपसे पूछेगा बिजोलिया अभिलेख के अनुसार सही प्रशासनिक विभाजन है देश पुर पल्ली पतन, देश ग्राम पुर पल्ली, देश पुर पतन पल्ली, देश पतनपुर पल्ली ग्राम। देश पतनपुर, उल्टा बोलो तो ग्राम, पल्ली, पुर, पतन। ग्राम और देश तो याद हो जाएंगे। सबसे बड़ा, सबसे छोटा, नीचे वाले तीन याद करने। ट्रिपल पी, पतनपुर पल्ली, पतनपुर, कौन कौन से बोलो? पल्लीपुर पतन, पतनपुर पल्ली, पल्लीपुर पतन। सबसे ऊपर देश, सबसे नीचे मेरा देश, मेरा, मेरा गांव, मेरा। किसकी मूवी है ये? मेरा गांव मेरा देश मूवी किस किसने देख रखी है आप में से? है, तुमने देख रखी है? है? धर्मेंद्र की। अरे यार, मेरा गांव मेरा देश नहीं देखी आपने। आपको तो क्लास में बैठने का भी कोई हक है। आज रात को घर पे जाके कौन सी मूवी देखेंगे? अरे बहुत हिट गाना आपने सुना होगा, किस किस को सुनाऊं ऐसा कैसे मैं बताऊं सबको अपनी प्रेम कहानियां। गाना सुना होगा ऐसा? वो जो गाना है वो कौन सी मूवी का है? मेरा गांव मेरा देश। कौन सी मूवी है? विनोद खन्ना और धर्मेंद्र। कौन कौन? घर पे जाके कौन सी मूवी देखेंगे? मेरा गांव, क्योंकि सबसे छोटा, सबसे ऊपर, बीच में कौन कौन से? देश पतन, क्या कहते दोबारा बताओ? और देखो, एक कोई गांव होता, गांव से बड़ी इकाई जो होती उसका एक नाम और था, उसको बोलते प्रतिगण। क्या बोलते? छोटा गांव है तब तो गांव हो गया, एक कोई बड़ा गांव हो जाता तब क्या बोलते? प्रतिगण। गांव का जो मुखिया होता, गांव का जो सरपंच होता, उसको बोलते महतर। क्या बोलते? वह व्यक्ति जो महत्व रखता हो, वह व्यक्ति जो, क्या हो गया? प्रतिगण का जो मुखिया होता उसको बोलते परिग्राही। क्या बोलते? अब कोई आपसे प्री में कभी पूछे कि परिग्राही कौन होता है? प्रतिगण का मुखिया। गांव का मुखिया क्या कहलाता था? क्या कहलाता? उतार लो नीचे, ऐसा कैसे उतार लो? ये भी तो प्रशासनिक डिवीजन ही अपने आप में। गांव का मुखिया क्या और प्रतिगण का मुखिया क्या, अलग से बॉक्स में बंद कर लो इसको यहीं पे उतार के। ये बिजोलिया अभिलेख याद रहेगा। बिजोलिया अभिलेख कब का? बिजोलिया अभिलेख कौन से मंदिर में, कौन से दिगंबर जैन ने? लोलाक। किसने? लोलाक। किसने रचना की? गुणभद्र। किसने की? लिखा किसने? उत्कीर्ण किसने किया? किसने किया? कौन से राजा के टाइम? कब लगवाया गया? 1170। चौहान कौन से ब्राह्मण है? वासुदेव ने क्या बनाई? ऋगराज ने क्या जीत ली? सोमेश्वर ने कौन सा गांव दान में दिया? उसकी उपाधि क्या है? प्रताप लंकेश्वर। क्या उपाधि है? मंदिरों के भूमि अनुदान क्या कहलाते हैं? क्या कहलाते हैं? कौन कौन से तीर्थों की जानकारी है? जैन और शैव। बिजोलिया का नाम? उपरमाल का नाम? मंडलगढ़ का नाम? नागदा का नाम? सांबर का नाम? दिल्ली का नाम? नागौर का नाम? जालोर का नाम? नाडोल का नाम? भीनमाल का नाम? प्रशासनिक विभाजन बोलो देखे।
देश पत्तन, गांव का मुखिया, गांव से बड़ी इकाई प्रतिगण, प्रतिगण का मुखिया क्या कहलाता है? पूरा याद रहेगा। मेंस में कोई आपसे पूछे बिजोलिया अभिलेख के बारे में विस्तार से बताइए, बताया जा सकता है। प्री में सारी बातें पूछी जा सकती है। आई बात समझ में? अगला राजा लिखो। हाँ हाँ, सोमेश्वर की युद्ध में ही हुआ था, वैसे हत्या वगैरह नहीं कुछ। हत्या बहुत अलग चीज होती है। पृथ्वीराज थर्ड। हाँ, किसने आक्रमण किया? हाँ, तब ये कोई इधर ही था, छोटा बच्चा ही था, इतना कोई था भी नहीं था, कोई अपने को जानकारी नहीं भाई ऐसा कुछ हुआ कि नहीं हुआ। मां लेके गई होगी, छोटा बच्चा रहा होगा तो क्या भाग लिया होगा, भाग लेता तो कुछ ना कुछ जिक्र मिलते अपने को। अगला राजा कौन है आपका? पृथ्वीराज थर्ड, है ना? ये वो पृथ्वीराज चौहान है जिसको आप हिस्ट्री में जानते हो। तो मुझे याद एक बार क्वेश्चन यही था कि इतिहास में प्रसिद्ध पृथ्वीराज चौहान, चौहानों में कौन सा पृथ्वीराज था, है ना? फर्स्ट सेकंड हमने अलग पढ़े। फर्स्ट वो है जो बकुली शाह वाला है, सेकंड वो है जो धोड़ अभिलेख और आंसिया अभिलेख वाला है। ये कौन सा है? थर्ड। पिताजी का नाम सोमेश्वर, माता का नाम कर्पूरी देवी। पिताजी का नाम, माता का नाम लिखो। पिता सोमेश्वर, माता कर्पूरी देवी। पिता का नाम क्या था? सोमेश्वर। माता का नाम क्या था? 11 वर्ष की उम्र में राजा बन गया था। पिताजी की जल्दी डेथ हो गई, कितने वर्ष की उम्र में बन गया? देख लो, यह 11 वर्ष की उम्र में राजा बना था। ही बिकेम किंग इन एज ऑफ 11 ईयर्स। 11 वर्ष की आयु में राजा बना था। ही बिकेम किंग इन एज ऑफ 11 ईयर्स। जब भी राजा छोटी उम्र के बनते तो कोई ना कोई उनके संरक्षक या संरक्षिका बनाई जाती। कर्पूर देवी ने कहा मैं संभाल लूंगी, तो संरक्षिका कौन बनी? लिख लो, संरक्षिका, गार्जियन। जैसे विक्रमादित्य की कौन थी? कर्मावती, वैसे पृथ्वीराज की कौन बन गई? कर्पूरी देवी। अब भाई कर्पूरी देवी भी कैसे संभालेगी? तो कहा भाई सोमेश्वर के टाइम के जो बड़े बड़े मंत्री थे उन्होंने कहा भाई आप तो जब तक बेटा बड़ा नहीं हो जाए थोड़े दिन देख लो, बाकी शासन हम संभालेंगे। तो कुछ मंत्री थे जिनके सहयोग से संभालती। तो मंत्री कौन कौन थे? लिखो, मिनिस्टर्स, मंत्री। नाम लिख लो एक बार, ऊपर वाले दो के स्टार लगा लेना, ये अपने याद रखने ज्यादा। बात मत करो भाई, लिखो चुपचाप। मैंने कल ही कहा था क्लास में लिखते समय पढ़ते समय कभी बात नहीं करनी। आपको बात करनी हो आप मुझे कह दिया करो सर 10 मिनट रुको, मत ही करेंगे। आप बाहर चले जाए। क्या क्या नाम बताओ देखे? कैमास, भुवनमल, स्कंद, वामन और सौड। क्या क्या नाम दोहरा बताओ? कैमास, भुवनमल, स्कंद, वामन। ऊपर वाले दो के स्टार लगो। कोई पूछेगा कैमास तथा भुवनमल किसके समय राज्य संभालते थे? पृथ्वीराज। या कौन सी रानी की सहायता करते थे? कर्पूरी देवी। अब पृथ्वीराज कम उम्र में राजा बना तो लोगों को लगा कि यार ये टाबरी राजा बना है, अपने मौके का फायदा उठा लेते हैं, अपने कब्जा कर लेते हैं। कुछ लोग घर में थे जो इसको हटाना चाहते हैं, कुछ लोग इसके राज्य में हैं जो इसको हटाना चाहते हैं, कुछ इसके पड़ोसी हैं जो इसको हराना चाहते हैं, कुछ विदेशी हैं जो कब्जा करना चाहते हैं। मतलब चारों तरफ से संकटों में घिरा हुआ है। कहां कहां से संकट आ सकते हैं? घर में कौन संकट दे सकता है? आप देखो, कल मैंने एक चार्ट बनाया था, उस चार्ट में मैंने सबके नाम के आगे नंबर लगाए, नागार्जुन को छोड़ गया। नागार्जुन के नाम के आगे कोई नंबर, मतलब नागार्जुन उनमें से राजा नहीं बना, बाकी सब राजा बने। नागार्जुन किसका बेटा है? विग्रह चतुर्थ का। किसका बेटा है? विग्रह चतुर्थ का। एक और बेटा जो बना तो था पर उसको हटा दिया गया था, अपर गांगे। कौन था?
तो नागार्जुन ने अपर गंगे को कहा कि भैया यार इस गुजरात से सोमेश्वर को लेके आ गए, इसको राजा बना दिया, अब ये सोमेश्वर मर गया तो इसका बेटा कौन बन गया? पृथ्वीराज। अपना नंबर कब आएगा? तो अपर गंगे ने कहा मेरा नंबर तो एक बार आ गया था और पार पड़ी, अब नागार्जुन तुम संघर्ष करो, मैं तुम्हारे। तो दोनों भाई मिलके विद्रोह करते हैं। कौन कौन से दोनों भाई? नागार्जुन और अपर गंगे। कौन कौन? नागार्जुन और अपर गंगे। और नागार्जुन ने कहा कि भाई मैं राजा हूं और मेरी राजधानी है गुरुग्राम। राजधानी कौन सी है? गुड़गांव, है ना। गुरु द्रोणाचार्य का गांव था, तो किसी टाइम नाम तो इसका गुरुग्राम ही था। फिर गुरुग्राम 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 गुरुग्राम, गुरु पूरा ने गुरुग्राम 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 करते करते गुड़गांव 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 करते करते क्या करके गुड़गांव करके फिर वापस सरकार ने चेंज किया, गुड़गांव नहीं है, गुड़ थोड़ी मिलता था, यहाँ पे गुरु जी रहते थे, इसलिए नाम क्या था। तो नागार्जुन ने अपनी राजधानी किसको बनाई थी? तो कोई पूछेगा कौन से दो चचेरे भाइयों ने विद्रोह किया था? अपना केंद्र किसको बना के? पृथ्वीराज गया, इसने दोनों को भगा भगा के पीटा और वापस वहां पर क्या कर लिया? कब्जा। पर भाइयों ने विद्रोह तो किया। देखो, अपने चचेरे भाइयों नागार्जुन तथा अपर गंगे के विद्रोह को दबाया था। He suppressed revolt of his cousins नागार्जुन एंड अपर गंगे। अपने चचेरे भाइयों नागार्जुन तथा अपर गंगे के विद्रोह को दबाया था। He suppressed revolt of his cousins नागार्जुन एंड अपर गंगे। अपने चचेरे भाइयों नागार्जुन तथा अपर गंगे के विद्रोह को दबाया था। He suppressed revolt of his cousins नागार्जुन एंड अपर गंगे। नागार्जुन तथा अपर गंगे के विद्रोह को दबाया था। लाइन चेंज करके लिख लो। नागार्जुन ने गुरुग्राम को अपना केंद्र बना लिया था। नागार्जुन मेड गुरुग्राम एज इट्स सेंटर। नागार्जुन ने गुरुग्राम को अपना केंद्र बना लिया था। गुरुग्राम को अपना क्या बना लिया था? केंद्र। तो घर में जो चैलेंज मिला वो तो खत्म किया। घर के बाद कहां चैलेंज मिल रहा है इसको? राज्य। 1182 की बात है। इसके राज्य में एक जनजाति रहती है, उस जनजाति का नाम है भंडानक। कौन सी जनजाति है? एक ट्राइब है, और ट्राइब का नाम क्या है उसका? भंडानक। भंडानक किसी टाइम पंजाब में रहते थे। पंजाब में एक नदी बहती है सतलज, नाम सुना होगा। सतलज के आसपास में एक जनजाति रहती थी, उसका नाम क्या था? भंडानक। लेकिन वहां से माइग्रेट हुए हरियाणा की तरफ आ गए। हरियाणा में दो इलाकों में आके बसे, गुरुग्राम और हिसार। कहां कहां पे? वहां पे अपने चुपचाप बैठ के अपना काम कर रहे थे। जब पृथ्वीराज बना तो उनको लगा ठीक है, राजा ज्यादा उम्र का है नहीं, अपने मौके का फायदा उठाते हैं, लूट मार कर लेते हैं। ये अपने राजस्थान की तरफ आगे लूट मार करने लग गए थे। अपने इधर लूट मार कर रहे थे मथुरा, अलवर, भरतपुर। कौन कौन से क्षेत्रों में बताओ देखे? गुड़गांव के नजदीक ही पड़ गए अलवर भरतपुर। अपने इधर आके उन्होंने लूट मार करनी शुरू कर दी। पृथ्वीराज गया, पृथ्वीराज आगे इस जनजाति का विद्रोह दबाता है। कौन सी जनजाति का? कब दबाता है? वो कहां कहां विद्रोह कर रहे थे? मथुरा, अलवर और भरतपुर। हमें क्या पता दबाया था? एक जैन मुनि वे उस समय के, उनका नाम है जिनपति सूरी। क्या नाम है? वो ये बताते हैं कि हाँ भाई साहब ऐसा कुछ हुआ था और इस बंदे ने जाके उनको हरा दिया था या उनको जाके दबा दिया था। तो किस जैन राइटर के लेखन से इसकी जानकारी मिलती? देखो, 1182 ईस्वी में, इन 1182 एडी, 1182 ईस्वी में, 1182 एडी, मथुरा, अलवर तथा भरतपुर क्षेत्रों में, इन मथुरा, अलवर एंड भरतपुर एरियाज या रीजन्स, मथुरा, अलवर तथा भरतपुर क्षेत्रों में, इन मथुरा, अलवर एंड भरतपुर रीजन्स, मथुरा, अलवर तथा भरतपुर क्षेत्रों में भंडानक जनजाति के विद्रोह को दबाया था। He suppressed revolt of भंडानक ट्राइब। भंडानक जनजाति के विद्रोह को दबाया था। भंडानक जनजाति के विद्रोह को दबाया था। सप्रेस्ड रिवोल्ट ऑफ भंडानक ट्राइब। यह जानकारी जिनपति सूरी के लेखन से मिलती है। दिस इंफॉर्मेशन इज गिवन बाय जिनपति सूरी। यह जानकारी जिनपति सूरी के लेखन से मिलती है। दिस इंफॉर्मेशन इज गिवन बाय राइटिंग्स ऑफ जिनपति सूरी। ये लिख लो, कई सारी बुक्स लिखी, उनमें अलग अलग जगह वर्णन है। यह जानकारी जिनपति सूरी के लेखन से मिलती है। दिस इंफॉर्मेशन इज गिवन बाय राइटिंग्स ऑफ जिनपति सूरी। किसके लेखन से मिलती है? जिनपति सूरी के लेखन से मिलती है। तो घर में चैलेंज मिला, फिर कहां चैलेंज मिला?
अब कहां पे? यूपी और एमपी के बॉर्डर पे एक राज्य है, उस राज्य का नाम है महोबा। क्या नाम है? महोबा में उस समय चंदेल वंश का राज था। कौन से वंश का राज था? और चंदेलों का एक राजा था, उसका नाम था परमार्दी देव चंदेल। क्या नाम था? कहां का राजा परमार्दी देव चंदेल? कहां का राजा? एक दिन पृथ्वीराज की सेना और किसी युद्ध में वापस आ रही थी, लौट रही थी युद्ध से। कुछ घायल सैनिक पीछे पीछे आ रहे थे। भाई जो सैनिक स्वस्थ होंगे तेज चलेंगे, घायल होंगे वो थोड़े धीमे चलेंगे। तो घायल सैनिकों की टुकड़ी पीछे रह गई थी। परमार्दी देव चंदेल उन घायल सैनिकों को पकड़ के मरवा देता है। पृथ्वीराज ने कहा यार अपने तो कोई दुश्मनी भी नहीं थी और वो तो घायल और थे, तू ऐसे कैसे मरवा सकता है? फिर पृथ्वीराज हमला करता है। कहां पर हमला करता है? महोबा। इसलिए महोबा का युद्ध हुआ, बहुत भयंकर युद्ध हुआ। भयंकर के लिए शब्द युद्ध में लिया जाता है तुमुल। क्या लिया जाता है? इसलिए इसको महोबा का युद्ध कहते हैं, या क्या कहते हैं इसको? तुमुल का युद्ध। किस किस के बीच में? पृथ्वीराज चौहान और परमार्दी देव चंदेल। परमार्दी देव चंदेल कहां का राजा था? कहां का राजा था? लिख लो, महोबा का युद्ध, तुमुल का युद्ध। बैटल ऑफ महोबा या बैटल ऑफ तुमुल। लिख लिया? लिख लो कारण, क्या कारण था युद्ध का? कोज, रीजन। लिखो, परमार्दी देव चंदेल ने पृथ्वीराज चौहान के घायल सैनिकों को मरवा दिया था। परमार्दी देव चंदेल गोट मर्डर्ड इंजर्ड सोल्जर्स ऑफ पृथ्वीराज चौहान। परमार्दी देव चंदेल ने पृथ्वीराज के घायल सैनिकों को मरवा दिया था। परमार्दी देव चंदेल गोट मर्डर्ड इंजर्ड सोल्जर्स ऑफ पृथ्वीराज। पृथ्वीराज के घायल सैनिकों को मरवा दिया था। गोट मर्डर्ड इंजर्ड सोल्जर्स ऑफ पृथ्वीराज। युद्ध हुआ, युद्ध के अंदर पृथ्वीराज ने परमार्दी देव चंदेल को हरा दिया। लिख लो, कारण हो गया, अलग से लाइन चेंज करके लिखो। इस युद्ध में पृथ्वीराज की जीत हुई। पृथ्वीराज वॉन दिस बैटल। पृथ्वीराज का एक सेनापति था, उसका नाम था पंजवन राय। क्या नाम था? पंजवन राय। पंजवन राय को महोबा का प्रशासक बना दिया। प्रशासक समझ गए? जैसे अपने पढ़ते हैं उलूग खान को सौंप दिया, खिजर खान को सौंप दिया, वैसे महोबा किसको सौंप दिया गया? देख लो, इसने पंजवन राय को महोबा का प्रशासक बनाया। ही अपॉइंटेड पंजवन राय एज एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ महोबा। इसने पंजवन राय, ये अपने आमेर का था यहाँ का। इसका मतलब तब आमेर वाले चौहानों को टैक्स देते होंगे, तो आमेर वाले लड़ने के लिए गए होंगे, ये वहां पर छोड़ के आ गया होगा उसको। इसने पंजवन राय को महोबा का प्रशासक बनाया था। ही अपॉइंटेड पंजवन राय एज एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ महोबा। महोबा का प्रशासक बनाया था। अपॉइंटेड पंजवन राय एज एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ महोबा। कहां का प्रशासक बना दिया था? हमें ये याद नहीं रखना कि किसके बीच युद्ध हुआ था, ये भी याद नहीं रहे तो कोई दिक्कत नहीं कि कौन जीत गया, किसको प्रशासक बनाया गया। इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है, इस युद्ध में परमार्दी देव चंदेल के दो सेनापति थे, आल्हा और उदल। क्या क्या नाम था? लिखो, परमार्दी देव चंदेल के सेनापति, कमांडर्स ऑफ परमार्दी देव चंदेल। परमार्दी देव चंदेल के सेनापति, कमांडर्स ऑफ परमार्दी देव चंदेल। क्या क्या नाम है? आला और उदल। कहते हैं कि आला और उदल परमार्दी देव चंदेल के सेनापति थे, लेकिन परमार्दी देव चंदेल से किसी भी बात पर दोनों की नाराजगी हो गई थी, दोनों नाराज हो गए थे। इसलिए परमार्दी देव चंदेल का महोबा छोड़कर दोनों कन्नौज चले गए थे। कहां चले गए? कन्नौज चले गए।
जब पृथ्वीराज चौहान ने महोबा पर आक्रमण किया तो परमारदेव चंदेल को लगा अकेले पार नहीं पड़ेगी, अच्छे सेनापतियों की आवश्यकता है। उसके अच्छे सेनापति कौन थे? लेकिन वो उससे नाराज होकर कहां चले गए थे? तो वो मैसेज करता है इनके पास कि आला और उदल, सॉरी जो हमारे बीच हुआ उसके लिए मैं आपसे माफी मांगता हूं, पुनः एक बार मातृभूमि को तुम्हारी आवश्यकता है, लौट के आओ, महोबा की रक्षा करो, पृथ्वीराज के खिलाफ लड़ो। अलाउद्दीन ने मना कर दिया। अलाउद्दीन ने कहा मरने दे रहा, अपना क्या लेना है, थोड़े दिन पहले लिचड़ अपने से लड़ रहा था, अब अगले को जरूरत पड़ी है तब अपने को बुला रहा है, वरना तो अपने कोई भी पूछ वहां पर। अलाउद्दीन ने कहा भाई नहीं आ रहे। ये बात अलाउद्दीन की माता को पता चलती है कि महोबा पर आक्रमण होने वाला है, लेकिन अलाउद्दीन को बुलाया गया, फिर भी वो जा। अलाउद्दीन की माता उन्हें बुलाती और बुला के कहती है कि यह समय आपस के मतभेदों को भुलाने का है, यह समय आपस में लड़ने का नहीं, यह समय दुश्मन को जवाब देने का है। जब तुम्हारी मातृभूमि पर, तुम्हारी जो जन्मभूमि है वहां पर दुश्मन अटैक कर रहा है, तो तुम्हारा ये कर्तव्य बनता है कि तुम जाओ, तुम्हारे राजा का साथ दो, तुम्हारी मातृभूमि की रक्षा करो। उनका माता तुम्हारी सारी बात सही है, पर वो परमादिदेव चंदेल भी तो हमारा दुश्मन ही है, उसने हमें निकाल दिया था, उसकी सहायता करने के लिए क्यों जाए? उसने वापस कहा। एक बार कौरवों को दुश्मनों ने पकड़ लिया। किसको? दुश्मनों ने पकड़। कुंती पांडवों को कहती है कि जाओ कौरवों को बचा कर लाओ। भीम थोड़े गुस्सेल थे। भीम ने कहा माता कुंती, कितनी भोली भी मत बना करो। ये कौरव डेली वो तरीके देखते रहते हैं कि हमें कैसे मारा जाए, वो तरीके अपनाते हैं। कभी आग में जलाने का प्रयास करते हैं, कभी पानी में डुबोने का प्रयास करते हैं, कभी युद्ध में मारने का प्रयास करते हैं, कभी सोते हुए मारने का प्रयास करते हैं। और तुम कहती हो कि कौरवों को हम बचा कर लाएं, अच्छा है दुश्मन मार दे और ही ठीक रहेगा। कुंती ने कहा नहीं भीम, जब तुम आपस में लड़ते हो तो कौरव 100 है और तुम 5 हो, पर जब कोई तीसरा लड़ता है तुम 105 हो। तुम कितने हो? इसलिए जब भी तीसरी शक्ति आपसे लड़ती हो तब आपस के अंदर कभी भी लड़ना। और ये अब तक अपने मानने सिद्धांत है। इसलिए गांव में जब भी भाई भाई लड़ते हैं कोई छुड़वाने नहीं जाता। किनका क्या भरोसा, एक हो गए तो आपस में लड़ रहे। और कई बार होता है कोई तीसरा पंचायती करने आता हो, भाई कहते थे भाई साहब रवाना हो, तेरे कुटेंगे हम पकड़ के, हमारी लड़ाई है, तू कौन है इसके अंदर पंचायती करने वाला। तो जब भी तीसरे पक्ष से लड़ाई हो तब हमेशा आपस के मतभेदों को भुला देना चाहिए। मुझे कई बार लगता है कि हम पुरानी कहानियों से या तो सीखते नहीं है या आंखें बंद कर लेते हैं। इसलिए अब भी जब कभी चीन के साथ अपने डिस्प्यूट होते हैं, पाकिस्तान के साथ अपने डिस्प्यूट होते हैं, अपने देश के अंदर ही कोई मजे ले लेते हैं। मजा आ गया, चीन ने कब्जा कर लिया, कुछ क्यों होना है। हो सकता है किसी सरकार से आपकी बनती नहीं, हो सकता है किसी पार्टी से आपकी बनती नहीं, हो सकता है किसी मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री से आपकी बनती, पर जब तीसरे के साथ मामला है तब हम आपस में नहीं लड़ेंगे। जब वो तीसरा चला जाएगा तब इनकी धज्जियां उड़ा देंगे हम। इसी प्रधानमंत्री को, इसी पार्टी को, इसी सरकार को हम नाको चने चबवाएंगे। हम इसके खिलाफ जितना गलत बोलना उतना गलत बोलेंगे, जो जो कमियां वो उजागर करेंगे, डेली इनके खिलाफ बोलेंगे हम। पर जब तीसरा लड़ रहा है तब आपस के मतभेद सामने आने नहीं चाहिए ना। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखना है। अलाउद्दीन वाली कहानियां ये सिखाती है। और कभी आप नोटिस करना, इतिहास बहुत कुछ सिखाता है। हमने सेनापतियों के नाम याद किए, गोरा और बादल, युद्ध हार गए थे वो, है ना। नहीं पता रतन सिंह कैसे लड़े, क्या लड़े, अलाउद्दीन खिलजी को लोग जाने नहीं जाने, गोरा बादल के गीत गाए जाते हैं। हम जेता कुंपा को याद करते हैं, मर गए थे वो। हम अलाउद्दीन को याद करते हैं जबकि हार गए थे। हमारी संस्कृति ने उन लोगों को याद नहीं किया जो विजेता है, हमने उनको अधिक महत्व दिया जिन्होंने संघर्ष किया। जब आप लड़ोगे तभी तो पढ़ोगे। कोई लड़े ही ना, कोई सरेंडर ही कर दे, पढ़ने का मतलब ही पैदा नहीं है ना। वो क्या है, एक है ना कोई लाइन भी है ना कि वो सहसवारी गिरते हैं मैदाने जंग में, वो तिफल क्या गिलेंगे जो घुटनों के बल चलते हैं। है ना। अरे तालियां नहीं बजानी। हमारी सबसे बड़ी समस्या यह है कि हमने पूरा ध्यान किस पे कर दिया। आपको एक को भी ये समझ में नहीं आया, पर आप लगा बोला तो जोरदार है। आपका जो बोलने का तरीका था, और तरीका हो भी नहीं, आप सर हो, आपने बोला है, इतना तो कम से कम बनता है, तालियां तो बजा ही सकते हैं आपके लिए। सहसवारी गिरेंगे मैदान जंग में, कि मैदान के जंग में वही गिरेगा जो घोड़े पर बैठा है। वो तिफल क्या गिरेंगे जो घुटनों के बल चलते हैं। जो घुटनों के बल ही चल रहा है उसके गिरने की कोई संभावना है ना। तो हमेशा संघर्ष ज्यादा जरूरी है। आप जब लड़ते नहीं हो, आप आरएस का पेपर दोगे तभी तो फेल होगे। कोई दे ही ना, तो उसके फेल होने की संभावना है क्या?
है ना, कि भाई एक आपने एग्जाम दिया, या तो आप पास है या आप फेल है। एक जिसने एग्जाम ही नहीं दिया उसका तो कोई लेना देना नहीं है ना, है ना। हम पहले कई बार सोच लेते हैं ऐसा हो जाएगा तो के तो कोई इलाज है। हमारे हाथ में क्या है, संघर्ष करना। हमारे हाथ में क्या है, जो है उस पर काम करना। वो क्या है कि आरएस का पेपर है, हम जिसकी तैयारी करें उस एग्जाम की तैयारी है। यदि पास हुए तो भी याद किए जाएंगे, फेल हुए याद फिर भी किए जाएंगे। हमने बड़ा लक्ष्य उठाया, हमने छोटा मोटा लक्ष्य ही नहीं उठाया। दिलीप सर कहते हैं अपराध छोटा सोचना है, कि हम जब छोटे सोच ही लेते हैं कि भाई यही करना है, कई बार आदमी खुद ही कह देता है आरएस नहीं होगा, छोटा मोटा कुछ ना, रोटी पानी का जुगाड़ हो जाएगा, तो 20-25 हजार की कहीं पर नौकरी लग जाए। जब बंदा सोचता ही नहीं है तो बनता भी। आप पहले तो इस बात पर खुश रहा कीजिए हमेशा कि आपने बड़ा सोचा। दूसरा, इस बात पर खुश होया कीजिए कि उस बड़े सोचने को क्रियान्वित करने की भी सोची, इंप्लीमेंटेशन कर रहे हैं। कई बार आदमी सोचता तो रहता है बेटा बेटा कि करोड़े आ जाए ना मेरे पास लेकिन केवल सपना देखता है, वैसा करता आप न केवल सोच रहे हैं बल्कि उस पर या तो अपने पृथ्वीराज चौहान हो जाएंगे या अलाउदल होंगे। अलाउदल होंगे तो भी कम से कम याद तो किए जाए, संघर्ष तो याद किया जाएगा। कल पढ़ेंगे बाकी।